मेडिसिन या हिकमत, तिब जिसे अरबी में तिब भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत तो जितनी इंसानी सखावत और सिविलाइजेशंस जितने पुराने हैं उसी के साथ मेडिसिन भी शुरू हुआ। और मैं तो कहूँगा फ़न मेडिसिन या एक उलूम जो है यानी एक साइंस, मेडिकल साइंस भी जो है सिविलाइजेशंस के साथ पैरेलल में शुरू हुई। और किसी भी सिविलाइजेशन को जज करना है कि कितना ज़्यादा डेवलप्ड है तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही है कि उस दौर के मेडिकल कंडीशंस और कितना ज़्यादा मेडिकली एडवांस सिविलाइजेशन था वो, उस बेसिस पर किसी सिविलाइजेशन को जज करना चाहिए, ना कि कितने अच्छे नाले थे, ड्रेनेज सिस्टम, या कितने स्टोरी बिल्डिंग थे उसके जो रेमिनेंट्स है उसमें। देखा गया तो दक्कन में तो मेडिसिन की आमद तो उसी ज़माने से जब से यहाँ पर इंसानियत है, इंसान आबाद है। पहले आयुर्वेदा था यहाँ पर और सिद्धा था। जैन रिकॉर्ड से ये मिलता है कि सबसे पहले यानी ऑन रिकॉर्ड अगर बात की जाए एक हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ, तो जैन मुनियों ने, ख़ासकर दिगंबर सेक्ट के जो जैन मुनि हैं, उन्होंने यानी मेडिसिन के ऊपर और दवाइयों के ऊपर काफ़ी बेहतरीन रिसर्च की और अपने थीसिस वगैरह या पेपर्स वगैरह या किताब वगैरह जो भी है उन्होंने लिखी। तो उसमें कई बीमारियों के लिए जो है लोकल हर्ब्स और इसी तरह लोकल चीज़ों के मदद से इन बीमारियों का ट्रीटमेंट लिखा गया। जैनिज़्म के फ़ौरन बाद अगर हम देखें तो यहीं पर आयुर्वेद भी था और वैद और इनका भी रिवाज काफ़ी ज़्यादा रहा। अगर मैं एक पर्टिकुलर दक्कन की बात करूँ इस खित्ते की, तो यूनानी मेडिसिन जो है यहाँ पर पहुँच जब गई थी जब ग्रीक्स का यहाँ पर आना जाना था, ट्रेडिंग वगैरह भी थी और एक अरसे दराज से 57वां पीरियड से जो है ग्रीक्स के साथ हमारे अच्छे समझौते वगैरह भी थे। तो यूनानी मेडिसिन का भी एक क्रूड फॉर्म जो है वो तो यहाँ हिंदुस्तान में पहुँच गया था, मगर जो आज हम यूनानी मेडिसिन कहते हैं, जो देखा गया तो ग्रीको अरबिक या ग्रीको पर्शियन फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, तो वो जो है तकरीबन 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में बहमनी दौर में डेवलप हुई। बहमनी दौर का जो पायतख्त रहा गुलबर्गा, वहाँ पर, मगर उसके कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं है कि उस दौर के हकीम कैसे थे, क्या थे, किस बेसिस पर ट्रीटमेंट होता था और क्या था। मगर उसके बाद के दौर में यानी फ़िरोज़ शाह के दौर के बाद का अगर दौर हम ले लें, उसी दौर में जो है ख्वाजा बंदा नवाज़ के भी कुछ किताबों में हर्ब्स और हर्बल मेडिसिन्स का ज़िक्र मिलता है। उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों के ऊपर इन डिटेल एक अपनी किताब में ज़िक्र किया। इसी के बाद यानी फ़िरोज़ शाह के दौर के बाद अहमद शाह वली बहमनी का दौर आया, जिसने पायतख्त गुलबर्गा से यानी कैपिटल जो है उसने गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट किया। तो बीदर में आप देखिए कि अहमद शाह के दौर के फ़ौरन बाद जो है हकीम महमूद गवां जो गीलान से बीदर आए थे, उन्होंने अपना एक मदरसा क़ायम किया। तो मदरसे में मैथमेटिक्स और फ़िलासफ़ी और उसी तरह मेडिसिन भी पढ़ाई जाती थी इसी मदरसे में। मदरसे के तो बखियात रेमिनेंट्स जो है वो आज भी बीदर में मौजूद है। इसी के बाद यानी महमूद गवां गीलानी ने मेडिसिन को, यूनानी मेडिसिन के काफ़ी बुक्स जो है बाहर से मंगवाए, जैसे कि मुख्तलिफ़ मुकामात से और इधर से उधर से जहाँ से जो मिल सके, और उन्होंने एक जमा किया और वहाँ पर एक यानी मेडिसिन की, यूनानी मेडिसिन की जो आज मॉडर्न डे यूनानी होम्योपैथी से मिलती जुलती है, उसी तरह से बीदर में शुरू हुई। महमूद गवां गीलानी के बाद अगर हम देखें कुतुब शाही दौर अगर शुरू किया जाए, तो कुतुब शाही दौर में काफ़ी ज़्यादा हिकमत के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर और फ़िलासफ़ी, मैथमेटिक्स और काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम किया गया। और जो स्कॉलर्स थे, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स वगैरह जो थे ईरान के और दूसरे इलाक़ों में, उन्हें बाज़ाब्ता इनवाइट किया गया कुतुब शाही दौर में।
खुतबुल मुल्क का ज़माना जब था, यानी पहले कुतुब शाह जिन्होंने इंडिपेंडेंट हुकूमत गोलकुंडे में क़ायम की मोहम्मद नगर में, तो उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा दवाखाना बनाया था। इसका रिकॉर्ड जो है खुतबुल मुल्क की दौर की किताबों में और तारीख़ कुतुब शाही में भी इसका रेफरेंसेस मिलते हैं। इसी के बाद जो है यानी उसमें हकीम का नाम तो एग्जैक्ट नहीं दिया गया, मगर उसमें मज़ेदार बात यह है कि हकीम मीर नक्शवानी उनका नाम है। तो नक्शवान जो है वो आज मॉडर्न डे अज़रबैजान और ईरान के बीच में ये जगह पड़ती है। तो ग़ालिबन वो जो हकीम थे उनका ताल्लुक़ नक्शवान से था। नक्शवान जो था वो इल्म और हिकमत का और फ़िलासफ़ी का मरकज़ रहा अपने दौर तक, उसका कोई सानी नहीं था उस शहर का। खुतबुल मुल्क के ज़माने के बाद अगर देखा गया तो यही हकीम मीर नक्शवानी का ज़िक्र जमशेद खुली के दौर में भी मिलता, और जमशेद खुली के दौर के बाद अगर हम देखें इब्राहिम खुली कुतुब शाह के दौर में मेडिसिन के ऊपर काफ़ी काम होना शुरू हुआ। इब्राहिम कुतुब शाह के दौर से पहले तो गोलकुंडा डायनेस्टी जो थी वो टर्मोइल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके बाद बीजापुर से झगड़े और बीदर वालों से झगड़े, इसी तरह झगड़ों में, और ईस्ट में जो है गजपति थे उनसे झगड़े चल रहे थे। तो मगर इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में ज़रा थोड़ी सी पीस और जो क़ायम होने की वजह से जो है मेडिसिन पे और तहज़ीब पे और कल्चर पे ज़्यादा काम किया गया। इब्राहिम कुतुब शाह के दौर के भी काफ़ी बड़े हकीम जो थे उनका ज़िक्र मिलता है। उसमें एक नाम जो है हकीम, पेशे से तो वो हकीम तो नहीं थे, मगर वो उनकी हिकमत की काफ़ी किताबें जो है वो आज भी मौजूद है। उसका नाम है सैयद मीर ख़ुतबुद्दीन नेमतुल्लाही दस्ताखी। तो ये भी ईरान से आए थे और इब्राहिम कुतुब शाह के दामाद थे। इन्होंने जो है मेडिसिन के ऊपर काफ़ी किताबें वगैरह लिखी। तो अफसोस है कि बस इनकी एक ही किताब बची हुई है, बाकी के तो जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, जो गुम गए। इब्राहिम कुतुब शाह के फ़ौरन बाद में अगर किसी का नाम लूँ तो उसी के वली अहद, उसी के वारिस, उसी के सक्सेसर मोहम्मद कुली का। तो मोहम्मद कुली ने गोलकुंडे से आबादी के बढ़ते चले, यानी प्लेग, और गोलकुंडा जो था उस ज़माने में प्लेग का काफ़ी बार शिकार हो गया था। तो इसी वजह से उन्होंने कैपिटल जो है इधर हैदराबाद में मूसा नदी के इस रुख में शिफ्ट किया, और यहाँ पर जो है सबसे पहले चार मीनार की बुनियाद रखी गई, दूसरा बादशाह आशुरखाना, और तीसरा जो है लोगों की पब्लिक हेल्थ के मद्देनज़र रखते हुए मूसा नदी के किनारे पर जो है दारुशफ़ा क़ायम किया। दारुशफ़ा जो है वो एक बेसिकली ये एक आइडिया है फ़ातिमिद खलीफ़ा का, जिन्होंने अल ख़ायरा, जो आज कायरो कहा जाता है, इजिप्ट में जो शहर है, इजिप्ट का कैपिटल है, तो जब अल ख़ायरा की बुनियाद रखी गई थी शहर की, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर दारुशफ़ा बनाया था। तो दारुशफ़ा वहाँ का हॉस्पिटल है, उसी के तर्ज़ अमल पर, उसी के कॉन्सेप्ट पर हैदराबाद में भी ये हॉस्पिटल बना। एक दारुशफ़ा, मज़े की बात यह है कि साउथ इंडिया में एक और एक दारुशफ़ा मौजूद है, वो एलचीपुर नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वो भी साउथ इंडियन सल्तनत रही, दक्कनी सल्तनत रही। तो वहाँ के भी कैपिटल में एलचीपुर में भी एक दारुशफ़ा है, और आज भी वो मौजूद है वहाँ का स्ट्रक्चर, मगर इतना ज़्यादा ग्रैंड नहीं है जितना हैदराबाद का दारुशफ़ा है। तो दारुशफ़ा इलाक़ा जो है वो उन्होंने बसाया। उसमें मेन तो एक मेडिकल कॉलेज था, तो आज जो अलावा सरतौख की जो मौजूदा इमारत है जितनी बची हुई है वो मेडिकल कॉलेज था, और उसमें स्टूडेंट्स रहते थे, फैकल्टी का रहने का इंतज़ाम था, और उसके बाद क्वार्टर्स वगैरह थे, और अपने अपने सेल्स थे, उसमें लाइब्रेरी थी इसी तरह से। फिर इसी के फ़ौरन बाजू जो है यानी एक मस्जिद है, और उसके बाजू जो था वहाँ पर छोटे छोटे सेल्स थे जिसमें पेशेंट्स को अलग अलग यानी क्वारंटाइन किया जाता था। और इसी के ऑपोजिट में जो है, यानी आज का आपका जो दारुशफ़ा पोस्ट ऑफिस है उसके पीछे के इलाके में जो है, वहाँ पर थी कारवान सराई। तो जो मुसाफिरीन इधर उधर से जो आते थे, क्योंकि दूर दराज से लोग ट्रीटमेंट के लिए हैदराबाद आते थे, तो उनके रहने खाने पीने के लिए इंतज़ाम के लिए एक कारवान सराई थी, यानी एक गेस्ट हाउस कह लीजिए आप, हॉस्पाइस कह लीजिए, और उसी के साथ में जो है एक हम्माम भी था। तो उनके नहाने धोने के लिए और उनके रहने सहने के लिए जो है सब कुछ इंतज़ामात थे। तो और ये आबादी से, शहर की आबादी से काफ़ी दूर था। तो और आप यहाँ का अगर मौसम देखें तो एक तरफ मूसा नदी है, एक तरफ इमली बन है, झाड़ों की आबादी के दरमियान में हॉस्पिटल था। तो इसी से हमें ये पता चलता है
कि ये ख़्वाब भी जो था दारुशफ़ा का वो हज़रत मीर मोमिन अस्तराबादी का था। लोग वाकिफ़ नहीं है कि मीर मोमिन अस्तराबादी ख़ुद एक हकीम भी थे। होता है कि अक्सर के एक आदमी जब कोई एक फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो उसका जो दूसरा पहलू होता है वो छुप जाता है। तो मीर मोमिन अस्तराबादी एक आलिम भी थे, एक आर्किटेक्ट भी थे, एक फ़िलासफ़र भी थे और उसी तरह एक हकीम भी थे। तो इनकी किताब मिक़दारात के ऊपर यानी मेजरमेंट्स के ऊपर ये प्योरली ये किताब लिखी गई थी। जो मेडिसिन्स यानी जो टैबलेट्स वग़ैरह बनाए जाते थे उनके मेजरमेंट्स और उनकी क्वांटिटी को और उनके रेशियो को समझने के लिए और उस रेशियो पे अमल करने के लिए ये किताब लिखी गई थी। तो इसका मखतूता यानी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो सालाजंग म्यूज़ियम में महफूज है, लाइब्रेरी में। तो मीर मोमिन अस्तराबादी के ही फ़ौरन बाद जो है काफ़ी और हकीम वग़ैरह भी यहाँ आए, जिनमें सर फ़हरिस्त अगर मैं नाम लूँ तो है वो है हकीम रुकनुद्दीन, जो मशहद से हैदराबाद आए और काफ़ी अरसे तक दारुशफ़ा हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट रहे। वो हकीम रुकनुद्दीन जो है उन्हें रुकने मसीह भी कहा गया और वो एक शायर भी थे पेशे से। और इन्हीं के दौर के बाद इन्होंने सजेस्ट किया था मोहम्मद खुली को कि एक बहुत मशहूर तरीन एक तो सूफ़ी बुज़ुर्ग और ऊपर से मशहूर तरीन हकीम जो है जिनका नाम शाह अरदस्तान, जिन्हें अक्सर कहा जाता है, जिनका असल नाम अमजद अली अरदस्तानी था, उनके तारीफ़ की मोहम्मद खुली के सामने। तो मोहम्मद खुली ने बाज़ाब्ता इन्विटेशन लेटर जो है ईरान रवाना किया। तो पहली बार शाह अरदस्तान, जिन्हें अमजद अली अरदस्तानी भी कहा जाता है, वो मोहम्मद खुली के दौर में यानी हैदराबाद पहुँचे और उसके बाद उन्होंने वापस अपने आबाई वतन यानी अरदस्तान की तरफ रुख किया। तो काफ़ी कम अरसा रहे, फिर उनके बाद में फिर वो पलट कर आए, वो एक अलग मौजू है। तो इन्हीं के दौर में ये सब काम वगैरह हुए। इसका सबसे पहला क्रेडिट जो है वो तो मीर मोमिन अस्तराबादी को ही दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा किताबें मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड मोहम्मद खुली के दौर में ही लिखी गई और जिनकी यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी बचे हुए हैं। मोहम्मद खुली के दौर के बाद मोहम्मद कुतुब शाह का दौर आया। मोहम्मद कुतुब शाह के दौर में यही शाह अरदस्तान यानी हज़रत अमजद अली अरदस्तानी जो है वो ईरान से दोबारा पलट कर दक्कन आए और इन्हीं के जो शागिर्द वगैरह थे, जिसमें एक मसीहुद्दीन, शाह मसीहुद्दीन जिनका एक नाम है, शाह मसीहुद्दीन ने बेहतरीन एक किताब लिखी यहाँ यूनानी मेडिसिन के ऊपर। तो उसका भी मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास मौजूद है आज भी। तो शाह मसीहुद्दीन के उस्ताद शाह अरदस्तान जो थे, उन्हें वो असल में तो हकीम भी थे, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे और एक फ़िलासफ़र भी थे और उनका काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड था, तो इस वजह से उनको दावत दी गई। बाद में शाह अरदस्तान जो है उनका दारुशफ़ा में कुछ हॉस्पिटल में जो है कुछ इख्तिलाफ़ात की वजह से जो है उन्होंने दारुशफ़ा से कोना नशीनी इख्तियार कर ली और यानी उन्होंने छोड़कर वो अलग अपना रहना सहने लगे। दारुशफ़ा में जो है उसके बाद जो है उनके शागिर्द वगैरह यानी उनके बाद भी, उनके छोड़ने के बाद भी, पोजीशन तर्क करने के बाद भी उनके स्टूडेंट्स वगैरह जो थे, उनके शागिर्द जो थे, वो दारुशफ़ा मेंटेन करते थे। मोहम्मद कुतुब शाह का दौर भी इसी तरह निकला। उसके दौर में भी काफ़ी कुछ किताबें वगैरह लिखी गई, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी है। अब्दुल्ला कुतुब शाह का दौर शुरू हुआ, उसमें एक बड़ा नाम आता है हकीम अब्दुल्ला का। हकीम अब्दुल्ला जो है और एक नाम आता है हकीम शमसुद्दीन। हकीम शमसुद्दीन देखा गया तो मोहम्मद कुतुब शाह के दौर के हैं, मगर इन्होंने यानी काफ़ी किताबें लिखी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में। तो क़ायदे के हिसाब से ये मोहम्मद कुतुब शाह के दौर के हैं, मगर इनके काम वगैरह जो है अब्दुल्ला के ज़माने के। तो अब्दुल्ला के दौर में इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी और हकीम अब्दुल्ला भी जो है उन्होंने भी काफ़ी किताबें वगैरह लिखी। बेसिक इनका सबसे बड़ी किताब जो है वो हाइजीन के ऊपर है, पर्सनल हाइजीन के ऊपर और मेडिकल एथिक्स के ऊपर। इन्हीं के बाद जो है एक नाम आता है, वो है हकीम निज़ामुद्दीन गिलानी का। हकीम निज़ामुद्दीन गिलानी मैं समझता हूँ कि दक्कन की दूसरी बड़ी शख्सियत है महमूद गवां गिलानी के बाद, जिन्होंने मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा काम किया मिडीवल एरा में अगर देखा गया। तो ये गिलान से दौलताबाद में थे। दौलताबाद में एक हमले के दौरान इनका जो है लाइब्रेरी जो थी, वो लाइब्रेरी को आग लगा दी गई थी और इनके नायाब मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे, जो इन्होंने
मुल्क घूमकर जमा किए थे, हर्बेरियम्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा किताबें वगैरह थी, वो जलकर राख हो गई। तो ये अफसोस के मारे इन्होंने ये कहा कि अब मैं जो है ये स्ट्रीम से ही संन्यास ले लेने का वो सोच कर जो है, यानी इराक़ और ईरान जाकर मैं इराक़ में करबला जाकर अपनी ज़िंदगी बसर करूं, ये सोचकर उन्होंने मछलीपट्टनम तक पहुंच गए वो, और वहाँ से कश्ती लेने वाले थे सफ़र के लिए इराक़ के। मगर हुआ ये कि अब्दुल्ला कुतुब शाह का फ़ौरन एक ख़ासियत पहुंचा मछलीपट्टनम और इन्हें कहा कि अब्दुल्ला कुतुब शाह आपको दरबार में तलब फरमा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो ये अब्दुल्ला कुतुब शाह से सुल्तान से मिलने मछलीपट्टनम से वापस गोलकुंडा की तरफ गए, और सुल्तान ने इन्हें खिलात दिया, यानी रोब ऑफ ऑनर, और इन्हें बड़ी पोजीशन पे हकीमुल मुल्क का टाइटल देकर इन्हें सरफराज किया और इनके स्टेटस को एलिवेट करते हुए इन्हें गोलकुंडा की मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया। हकीम निज़ामुद्दीन गिलानी ने पहले तो इनकी जागीर जो थी वो हकीम पेट, जो आज भी मौजूद है शेख पेट के पास, जो हकीम पेट का इलाक़ा है वो इन्हीं के नाम से है, हकीम निज़ामुद्दीन गिलानी के नाम से। और इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक क्लिनिक बनाई जो और इनका मकबरा और मस्जिद वही क्लिनिक के पास है। इनका आशुर खाना भी था वहाँ पर, वो तो उसका कोई वो नहीं बचा, मगर उनका जो क्लिनिक है वो बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर और एक अलग ही अंदाज़ का कुतुबशाही आर्किटेक्चर उसमें झलकता है। तो वो क्लिनिक आज भी बचा हुआ है, मगर उसका असल मसरफ़ जो था, उसका असल जो यूज़ था वो आज पूरा इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, वो एक अलग बात है। हकीम निज़ामुद्दीन गिलानी ने और एक ये काम किया कि उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी। शजरे दानिश एक किताब है उसमें, और एक हदीक़तुस सलातीन एक किताब है। और इसके अलावा इन्होंने एक गार्डन बनाया जिसमें हर्बल मेडिसिन्स के, यानी जो औषधि के जो पौधे थे और जो जड़ें वगैरह थी, उसको चौतरफ दुनिया से मंगाया, कहीं चीन से मंगाए, कहीं इथोपिया से मंगाए, कोई ईरान से, इराक़ से, जहाँ जो मेडिसिनल प्लांट्स थे उनको मंगवा कर इन्होंने वहाँ पर एक प्लांट किया और इनकी देखभाल करते थे। और इसी प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह जो है दारुश्शफ़ा की हॉस्पिटल में यूज़ होते थे। मॉडर्न डे हिस्टोरियंस का कहना है कि ये जो गार्डन था, हर्बल गार्डन कह लीजिए आप, वो जो था आज के मौजूदा दौर में जो जुबली हिल्स का इलाक़ा है वहीं कहीं आसपास ये होना चाहिए, मगर इसका कोई ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं है कि ये गार्डन वहीं पर था।